Good morning to all. My name is Deepak Patel. I am studying in MCOM previous year. I am from Saraipalli. Now I am living in Raipur, and my aim is to be a senior accountant. So your question is, what is the business transaction concept? क्या मेरे को हमारी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होती हैं डेली लाइफ में, जिसको हमें रिकॉर्ड करना होता है। जैसे हम गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं, और हम जो उससे रिलेटेड एक्सपेंस करते हैं या उनसे जो हमें इनकम होती है, उन सब को रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। कौन देगा आंसर्स? बिजनेस ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट्स का आंसर्स कौन देगा? हाँ, ओके, हाँ, यस, गीतांजलि दे सकते हो, ऐसे पास माइक लेके कॉलर मतलब ऐसे लेके सर इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। नहीं, पहले आप सर बिजनेस ट्रांजैक्शन वही होता है जो भी रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को बस हम बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मनी रिलेटेड होगा और बिजनेस रिलेटेड होगा। मतलब केवल वही ट्रांजैक्शन बिजनेस पे रिकॉर्ड करना है जो किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल नेचर। ऐसे कोई गीतांजलि के लिए जोरदार क्वेश्चन इज ओनर और बिजनेस आर डिफरेंट और सेम, राइट? डिफरेंट इन अकाउंटिंग, हिंदी में एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि बिजनेस में जो ओनर्स होता है और बिजनेस होता है, ये दोनों एक ही है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या अलग अलग हैं? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एंड ओनर अलग अलग होते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई एंट्री करते हैं ट्रांजैक्शन की, तो वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, न कि ओनर के। ओके, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ओनर। एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और ओनर एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही बताया कि दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही है, अलग अलग है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिजनेस एंड ओनर अलग अलग होते हैं। जैसे इसका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? नहीं पता? कौन बताएगा इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? यस, एक बार जोरदार अगेन हो जाए गीतांजलि के लिए। सर इसका कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और जिसमें कि हम बिजनेस और ओनर दोनों डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ओनर का कोई भी पर्सनल ट्रांजैक्शन हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, और जो भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है उसी को बिजनेस में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि ओनर अगर कोई भी कैपिटल अमाउंट या फिर कैपिटल, जैसे कि लाइक कैपिटल कोई भी अगर एसेट होगा बिजनेस को प्रोवाइड करेगा, तो हम बिजनेस के हिसाब से हम उसको कैपिटल के थ्रू से ले सकते हैं। ओनर का नाम मेंशन कर सकते हैं, पर ओनर को उनका पर्सनल ट्रांजैक्शन को बिजनेस में इंक्लूड नहीं कर सकते। बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो बिजनेस रिलेटेड होता है और वो सेपरेट होता है। और ओनर कोई भी अगर अमाउंट विड्रॉ करता है उसका पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से, तो उसको ड्राइंग से ही उसके कैपिटल से डिडक्ट कर दिया जाता है, उसको बिजनेस से कनेक्ट नहीं किया जाता है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक हैं या अलग अलग? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग ही है, क्योंकि सर ओनर का जो भी रहता है ना सर, वो तो सेपरेटेड हो जाता है बिजनेस से। ओनर कोई गड़बड़ी करता है, हाँ सर, तो और पुलिस आ जाती है, मान लो केस चला गया आपको, तो लीगल पॉइंट ऑफ या ओनर को पकड़ेगा? सर क्योंकि ओनर बिजनेस चला रहा है, हाँ। तो बिजनेस तो जो भी कंपनी रहेगा तो लीगली तो वो एक सेपरेटेड पर्सन रहेगा, पर जो भी चला रहा है ना, तो वही तो चला रहा है सर। मेरा क्वेश्चन है, एक एग्जांपल के थ्रू देता हूँ कि मान लो मैंने आपसे टैली जीएसटी ट्रेनिंग का फीस लिया, ये बोल के कि 5 मंथ्स का कोर्स है, 1 मंथ पढ़ाया, उसके नेक्स्ट डे जब आप आए तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भगवान न करे कभी ऐसा हो लॉक लगा हुआ है, आपने फीस पूरी पेमेंट कर दिया है, और मैंने बोला कि आपने मेरे को कॉल किया, मैंने बोला कि ये फ़ीस मैंने नहीं लिया है, ये फ़ीस किसने लिया है? अल्फ़ा ग्लोबल इंस्टीट्यूट में लिया है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये मैटर आपने कहाँ चल ले गए, इसको कोर्ट में ले गए, और पुलिस अगर आता है तो वो अल्फ़ा को पकड़ेगा या मेरे को पकड़ेगा? हाँ हाँ, ये स्पायल क्लियर आंसर देगी। चलो
सर लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा बिजनेस है और जो हमारा ओनर है वो अलग अलग है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जो भी अगर बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो बिजनेस से ही रिलेटेड होंगे। अगर ओनर का जो भी ओनर पर्सनल यूज़ के लिए अगर जो भी चीज़ें बिजनेस से ले रहा है तो वो डिफरेंट होगा, पर उसके कारण अगर जो ओनर है उसका कोई मिस यूज़ करता है, ठीक है, या फिर जैसे इलीगल चीज़ करते हैं, जैसे विजय माल्या के केस में हुआ था कि वो पैसे लेकर भाग गया था। तो उस केस में जो लॉ बोलता है कि अगर आप उसका मिस यूज़ करते हैं तो एक व्हील होता है जिसको आप ओपन करके चेक करेंगे कि इसके पीछे रियल में कौन है। तो मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि दोनों एक ही हैं। यस सर, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है? एक ही है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है? अलग अलग है। दोस्तों, क्या आपने भी टैली कोर्स कंप्लीट कर लिया है लेकिन आपके अंदर एज एन अकाउंटेंट वर्क करने का कॉन्फिडेंस अभी तक जनरेट नहीं हुआ है? तो इसमें दो प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम नंबर 1 कि आपने अपनी ट्रेनिंग सीरियसली नहीं लिया है। प्रॉब्लम नंबर 2 यह हो सकता है कि आपको केवल 50-100 पेजेस के नोट से या एक बेसिक आपको ट्रेनिंग दी गई है जिससे आप एज एन अकाउंटेंट वर्क नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक ये वीडियो तक देखिएगा। इसमें मैं 3 टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। टॉपिक नंबर 1, एक अकाउंटेंट होने के लिए आपके पास क्या स्किल होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए। टॉपिक नंबर 2 कि आप एज एन अकाउंटेंट कैसे वर्क करें। एंड टॉपिक नंबर 3 कि हमारे टैली जीएसटी ट्रेनिंग किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है। राइट, इसमें जो आपको बताने वाला हूं ये कोई रटी रटाई बात नहीं है। मैं अपने 10 इयर्स की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारी बातों से अग्रीड हैं तो आप प्लीज़ ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए कि हर अकाउंटिंग ट्रेनिंग को ये पता चले कि उसके पास एज एन अकाउंटेंट वर्क करने के लिए किस चीज़ों का स्किल्ड होना चाहिए, किस चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और उनको ट्रेनिंग किस तरीके से लेना चाहिए। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, चलिए विदाउट वेस्टिंग और टाइम स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक पे आते हैं कि एक अकाउंटेंट होने के लिए आपके पास क्या स्किल्ड होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट बनने का सपना देख रहे हैं, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपका टैक्सेशन क्लियर होना चाहिए एंड आपको एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आना चाहिए जैसे टैली प्राइम का नॉलेज होना चाहिए। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे कि अकाउंटिंग ट्रेनिंग को किस तरीके से एज एन अकाउंटेंट वर्क करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी गाइस, किसी भी अकाउंटिंग ट्रेनिंग को पहले 2 से 3 इयर्स जॉब का एक्सपीरियंस लेना चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स लेना चाहिए, रिलेशंस बनाना चाहिए मार्केट में। एंड उसके बाद जब उसको ये विश्वास हो जाए कि हाँ अब मैं ये वर्क इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ, तो उसे एज अ फ्रीलांसर वर्क करना चाहिए। एंड आफ्टर फ्रीलांसर्स 2-3 इयर्स पार्ट टाइम बेसिस पे बहुत से हमारे स्टूडेंट कैंडिडेट अकाउंटिंग वर्किंग कर रहे हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। आफ्टर 2-3 इयर्स एज अ फ्रीलांसर काम करने के बाद वो खुद ऑफिस ओपन कर सकता है अकाउंटिंग का और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अकाउंटिंग कर सकता है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग ट्रेनिंग को अपना कैरियर बनाना चाहिए अकाउंटिंग फील्ड में। तो ये बात नहीं कि अकाउंटिंग ट्रेनिंग को अपना करियर कैसे स्टार्ट करना चाहिए, अपना अकाउंटिंग में कैसे करियर बनाना चाहिए। अब आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे कि हमारे टैली जीएसटी ट्रेनिंग कोर्स किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं टैली जीएसटी ट्रेनिंग कोर्स की प्रोवाइड करूं तो यहाँ पे एक टैली एक्सपर्ट्स कोर्स प्रोवाइड किया जाता है जिसमें 10, 20, 50, 100 या 200 पेजेस के नोट से नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि 1200 पेजेस के नोट से आपको ट्रेनिंग दी जाती है। कोई केवल 1-2 बुक नहीं आपको यहाँ प्रोवाइड होता है, टोटल 9 बुक्स की किट प्रोवाइड की जाती है। इस जो वॉल्यूम 1 की बुक रहती है वो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की रहती है, जिसमें आपको अकाउंटिंग के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, क्योंकि आप अपनी जर्नी एज एन अकाउंटेंट स्टार्ट करने जा रहे हो, ना कि टैली ऑपरेटर। वॉल्यूम 2 की जो बुक रहेगी गाइस वो आपकी रहेगी बेसिक अकाउंटिंग एंड टैली प्राइम। वॉल्यूम 3 की जो बुक रहेगी वो एडवांस अकाउंटिंग इन टैली प्राइम एंड बेसिक इन्वेंट्री। वॉल्यूम 4 की जो बुक रहेगी वो एडवांस इन्वेंट्री एंड MIS रिपोर्ट्स इन टैली प्राइम्स की रहेगी। वॉल्यूम 5 की बुक GST हैंडबुक रहेगी। वॉल्यूम 6 की जो बुक रहेगी वो टैक्सेशन इन टैली प्राइम रहेगा। एंड वॉल्यूम 7 की जो बुक रहेगी वो पेरोल का रहेगा एंड टैली टेक्नोलॉजी इन टैली प्राइम। एंड वॉल्यूम 8 जो रहेगा वो असाइनमेंट की बुक रहती है, जो आप वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 7 में सीखते हैं।
वो उसका असाइनमेंट चैप्टर वाइज आपको वॉल्यूम 8 में मिलेगा, और वॉल्यूम 9 रहेगा वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट वर्कबुक रहेगा, जो कि हमारे कैंडिडेट को सबसे पसंद बुक आता है, क्योंकि इसमें एक फॉर्म का रियल परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर्स, डेबिट वाउचर्स, क्रेडिट वाउचर्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें दी रहती हैं। एक बेसिक अकाउंटिंग सेटअप से लेके जीएसटी अकाउंटिंग तक सारा एक असाइनमेंट दिया गया है, जिससे एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जब वो रियल लाइफ में जाके जॉब करने जाता है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आपको इस तरीके से यहाँ किट प्रोवाइड किया जाता है। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन रहता है वो 5 मंथ्स का रहता है। इसके मोड ऑफ ट्रेनिंग की बात करूँ तो हमारे यहाँ ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम मीन्स आपको ऑफलाइन के साथ साथ आपको यहाँ एक मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड होता है, जिसमें सारे लेक्चर्स डेज वाइज रहते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एक्सेट्रा, एंड उसके वीडियोस भी डेज वाइज रहते हैं, जिसको आप बार बार रिवीजन कर सकें और अपने लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। सो गाइस, देर किस बात की, अगर आप एज एन अकाउंटेंट अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करिए और इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लीजिए और अपने कैरियर को एक नई उड़ान दीजिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।